नमस्कार दोस्तों, द उस्तवाल शो में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हमारे पास यहाँ पर जो हस्ती आई है उनकी स्टोरी बहुत लंबी है, लेकिन वो जो काम करती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो काबिल तारीफ़ है। आज हमारे पास उपस्थित है प्राजक्ता जी कोलबकर, जो प्रा फाउंडेशन की फाउंडर है और वो 34 स्पेशल बच्चों को संभालती है। सिर्फ वो संभालती नहीं है, उनको बहुत अच्छे से संजोती है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस साल ये 34 बच्चों ने 2 लाख दिए बनाए। इस दिवाली पर उन्होंने 2 लाख दिए बनाए और वो अपने आप में बहुत प्राउड फील करते हैं। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं प्राजक्ता जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत थैंक यू सो मच, हमारे इस शो में आपने इंटरव्यू के लिए हाँ कही। और मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी जो मतलब वैसे देखा जाए तो आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि आपका कोई स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन फिर भी आपने ऐसी संस्था शुरू की और इतने अच्छे से आप इसको चला रही है, तो इसके बारे में आपको कैसे प्रेरणा मिली? मराठी में कहावत है, ज्याचं जळतं त्याचं कळतं। अच्छा, तो मुझे लगता है कि वही सारी बात हुई, क्योंकि मैं तो बहुत अलग प्रोफेशन से थी। मैं ड्रामाज, डांस और साहित्य में कुछ काम करना चाहती थी। हाँ। चंद्रपुर से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे बहुत लगता था कि मैं अलग कुछ करूँ। और ऐसा एक ट्विस्ट मेरी ज़िंदगी में हुआ है कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। अच्छा। जैसे आपने बोला है कि मेरे पास ऐसा कोई स्पेशल बच्चा नहीं है, लेकिन एक ऐसी घटना भी घटी है कि मेरे पास वो बच्चा था। अच्छा। मेरा पहला बच्चा जो था, वो अगर वो रहता शायद तो वो स्पेशल रहता। और 5 दिन ही वो रहा है, लेकिन आज भी मेरी आंखें भर आती है। तो मुझे हरदम लगता है कि जिनके बच्चे 50 साल रहते हैं या जीते हैं, उनकी माँ कितनी रोती होगी। वो इसलिए, ऐसा नहीं कि जिनके पास ऐसे बच्चे, वो हर माँ रोती है, लेकिन उनका दुख बहुत बड़ा है। ये तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इन बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ऐसे क्यों है, लेकिन हर माँ को ये फर्क पड़ता है। हर माँ हर रोज अपनी हर सांस को ये सवाल पूछती है कि मेरे ही नसीब में ये बच्चा क्यों है। और उसका कोई जवाब नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि उसका एक जवाब बने उनकी माँ का, वो है प्रा फाउंडेशन। मैं चाहती हूँ कि उनकी माँ को ये प्रश्न कभी ना पड़े। माने कभी ऐसा बच्चा अगर जन्म लेता है तो हॉस्पिटल में उसकी माँ बहुत खुशी से कहे कि प्रा फाउंडेशन है, मुझे बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा है कि ज्याचं जळतं त्याला कळतं, तो जो मैंने फेस किया, मैंने 5 ही दिन फेस किया, लेकिन जब मैंने बहुत सारे बच्चों के माँओं को देखा जो बहुत डिस्ट्रैक्टेड थी, बहुत सुलझी हुई थी और ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि जिस दिन ये बच्चा पैदा होता है उस दिन से वो माँ अपनी सांसें उस बच्चे को दे देती है। ये तो वो खुद कभी जीती नहीं है, लेकिन तब भी उनका घर, उनका समाज उसे कोसता रहता है कि तेरे वजह से हुआ है। और बाकायदा वो ये मान भी लेती है कि ये जो है वो मैंने ही संवारना है। तो वो ये खुद को भूल जाती है और वो समझ लेती कि इस बच्चे के लिए जो भी करें वो मैंने करना है। जब जब ये माएँ देखे, तब तक मैं उस माँ में मैं खुद को देखती थी और मुझे लगता था कि अगर मेरा बच्चा रहता तो वो शायद वो बच्चा मेरा होता और वो माँ मैं होती। और बहुत झगड़ी थी उस वक्त भगवान से कि ऐसा क्यों मेरे साथ किया। आज उस भगवान को थैंक यू कहती हूँ कि शायद वही एक इंसिडेंस था कि जो मुझे इंस्पायर कर गया कि मैं तो उस सफ़र से निकल चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारी माएँ जो इस सफ़र में सफ़र हो रही है, उन माँओं के लिए कुछ करूँ। और शायद मेरा बेटा ही वो इंस्पिरेशन था मेरे लिए। और वो आज नहीं है, लेकिन अगर वो कहीं ऊपर से देख रहा होगा तो शायद बहुत खुश होगा कि उसकी माँ एक अच्छा काम कर रही है। हाँ। ग्रेट। कोई भी घटना हमारे लाइफ में घटती है और उस घटना से हम लोग कैसे लेते हैं और कैसे इंस्पायर होते हैं, ये बहुत देखने लायक है। हमारे लाइफ में भी ऐसी कोई न कोई घटनाएं घटती है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। और लेकिन प्राजक्ता जी ने वो घटना को इग्नोर नहीं किया, उससे बहुत कुछ सीखा और आज वो बहुत बड़ा एक नोबल काम कर रही है। तो प्राजक्ता जी, थोड़ा सा आपके लाइफ के ग्रेट, कोई भी घटना हमारे लाइफ में घटती है और उस घटना से हम लोग कैसे लेते हैं और कैसे इंस्पायर होते हैं, ये बहुत देखने लायक है। हमारे लाइफ में भी ऐसी कोई न कोई घटनाएं घटती है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। और लेकिन प्राजक्ता जी ने वो घटना को इग्नोर नहीं किया, उससे बहुत कुछ सीखा और आज वो एक बहुत। तो एकेडमिक मेरा बहुत ही अच्छा था। तो मेरे पेरेंट्स और मेरे स्कूल के जो लेक्चरर थे, उनके बहुत एक्सपेक्टेशंस थे मुझसे। कोई कहता था ये लॉयर बनेगी, कोई डॉक्टर बनेगी, ऐसे ऐसे। लेकिन मैं थोड़ी सी बगावती थी बचपन से। तो मुझे लगता था कि ज़िंदगी में मैंने कुछ अलग करना है।
अलग क्या करना है ये मुझे पता नहीं था, लेकिन बस मैंने ठान लिया था। जब अक्ल नहीं थी तब से मैं कह रही थी कि मुझे कुछ अलग करना है। और सारी कॉम्पिटिशन्स जीत ली थी, डांस की, हर चीज़ की। करने के लिए कुछ रहा नहीं था मेरे लिए चंद्रपुर में। तो वहाँ से थोड़ा सा भाग कर आई थी नागपुर में। नागपुर में भी करने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो वहाँ से मुझे एक चांस मिला। पुणे मेरा ड्रीम प्लेस था तब। अच्छा। और अभी ये 20 दिसंबर को मुझे 21 साल पूरे हो जाएंगे। मैं चंद्रपुर से भाग कर आई थी उस बात को। तो आई थी फिल्मों में, ड्रामास में काम करने के लिए, क्योंकि आई वॉज कीन इंटरेस्टेड इन दैट। साहित्य में कुछ करना था, क्योंकि वो सब वही मेरा बैकग्राउंड था। मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ करूंगी मैं। तो मेरा एक दोस्त था यहाँ नंदादीप में, फोटोग्राफर था। वो ग्रीटिंग कार्ड कंपनी के लिए काम करता था। तो वो जब भी आता था नागपुर, चंद्रपुर, तो ऐसे हमको लगता था वो अमेरिका से आया है बंदा। और वो जब हम लोग फोटोज देखते थे तो उसको मैं कविताएं लिखती थी। अच्छा। तो वो सारी कविताएं यहाँ के डायरेक्टर को दिखाते थे। तो डायरेक्टर ने उनको बोल दिया कि आप इसे लेकर आओ। तो बहुत डिफिकल्ट था। उसने हंसते हंसते बोल दिया, मजाक में कह दिया, लेकिन मैंने उसको मजाक नहीं समझा, क्योंकि बस मुझे एक क्लू चाहिए था कि मैं पुणे में आ जाऊं। तो पुणे की बस ट्रैवलर शुरू हुई थी, 28 सीटर। कोई स्लीपर नहीं था, सेमी स्लीपर नहीं था, बैठ के आना था, छोटी छोटी सीट्स थी। हॉस्टल से आई थी तो ना टिफिन था मेरे पास, और 28 घंटे मैंने ट्रैवल किया है। वो बस में कोई लड़की या लेडीज नहीं थी, सारे जेंट्स थे। तो जब भी कभी बस रुकती थी तो मैं कभी नीचे भी उतरी नहीं हूँ। और इस बंदे को, जो मेरा दोस्त है, उसको कहा था कि मैं पुणे आ रही हूँ। अच्छा। उसने इतना लाइटली ले लिया था कि उसको लग रहा था मजाक कर रही है प्राजक्ता। 6 बजे मैं पैट 6 बजे शिवाजी नगर उतरी। तो मैंने उसको फ़ोन किया, तो आप बिलीव नहीं करोगे, आप हंसोगे, यहाँ लाल कॉइन बॉक्स फर्स्ट टाइम मैंने पुणे में देखा। ओह माय गॉड। इसे कॉइन बॉक्स कहते हैं, ये मुझे बाद में पता चला। मैं उसे फ़ोन किए जा रही हूँ और फिर मुझे पता चला कि वो वहाँ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो एसटीडी वालों ने मुझे बताया कि उनके पास पेजर होगा। पेजर क्या होता है मुझे मालूम था, वो 1 साइडेड कम्युनिकेशन वाला बंदा है। फिर पता चला। और ऐसे मैंने 50-60 फ़ोन उस बंदे को किए। ये बढ़िया सोया था, और उसको जब दिखा पेजर पे बहुत सारे मिस कॉल आए, तो उसने वो एसटीडी वाले को फ़ोन किया कि कौन मुझे फ़ोन कर रहा है। तो उसने बताया कि एक लड़की बैठी है, शायद वो फ़ोन कर रही है आपको। अच्छा। तो मुझे बुलाया एसटीडी वाले ने। तो और जब उसका फ़ोन, उसकी आवाज़ सुनी तो मैंने तो रोना ही शुरू कर दिया, क्योंकि उसका पहला सवाल ये था पुणे में आते वक्त कि रहोगी कहाँ। ये तीसरा शौक था मेरे लिए। तो मैंने कहा कि घर में नहीं रखते हो आप? तो बोले, तो मेरा रहने का सवाल था। तो बहुत डिफिकल्ट था दोनों के लिए, दोनों की उम्र बहुत छोटी थी। तो उसने कहा कि मेरे एक दोस्त का फ्लैट है, बन रहा है, वहाँ बहुत राड़ा रोड़ा सारा कूड़ा पड़ा है, ईंटें हैं और वहाँ कलर के डिब्बे हैं, तो वहाँ रहोगी क्या? तो मेरे लिए तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। वहाँ जाके बस थोड़ी मिट्टी हमने बाजू की, वहाँ पेपर डाला, वहाँ बैठी हूँ। और इतना ढाढ़स नहीं था मुझ में, जबकि मैं मेरे गांव में बहुत बोल्ड लड़की थी, बहुत ढाढ़स वाली थी। लेकिन यहाँ उतना ढाढ़स नहीं था कि उसे कहूँ कि तुम बाहर जाओ, मैं तैयार होती हूँ, फ्रेश होती हूँ मैं। वैसे ही फिर हम लोग कंपनी गए, और वहाँ एकदम चंद्रपुरी स्टाइल में दिख रही थी मेरा रहना। 28-30 घंटे का मेरा ट्रैवल हुआ था। मेरी भाषा अलग थी, सब ना। तो जब उन्होंने मुझे पूछा कि कैसे आई हो, और जब उन्होंने पूछा तो मैंने सारी बातें ऐसे बता दी जैसे कि कोई आम आदमी मुझे पूछ रहा है, और मैं बहुत रोने लगी। तो उन सर ने मुझे बस एक ही शब्द कहा था कि झांसीची रानी है। ओके। हाँ। तो और फिर पूछा कि तेरा क्या इंटरव्यू लेना, तो बोल सैलरी क्या चाहिए। तो सैलरी भी फिक्स हो गई। उन्होंने कहा कि कब ज्वाइन हो रही हो। तो पहले तो उन्होंने कहा कि इसको खाना खिलाओ, बहुत भूखी दिख रही है और तुम्हें सूझा भी नहीं। और मेरा दोस्त भी कहने लगा कि प्राजक्ता कितनी लकी हो ना कि पसंदीदा काम, और पहली सैलरी मुझे 7,500 थी। ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा थी तब। कंपनी ज्वाइन हो गई तो थोड़ा सा, मैंने जैसे कहा था कि मैं बगावती हूँ, थोड़ी लीडरशिप भी थी। तो मेरा क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, मुझे बहुत हजम नहीं हो रहा था। तो मैं जब भी कॉपीज लिखती थी तो सर बहुत अप्रिशिएट करते थे। लेकिन मेरे आर्ट डायरेक्टर थे, वो हर वक्त बताते थे बस मैंने कह दिया उसे, मैंने कह दिया। एक दिन मैंने नौकरी छोड़ दी। फिर मैंने फ्रीलांस भी किया काफी कंपनी को, बहुत अच्छी कंपनी को। और मीनवाइल मैं दूरदर्शन और आकाशवाणी पे अनाउंसर बनके भी थी। मैं वॉइस ओवरिंग भी करती थी। लेकिन ये सब पुणे आके थोड़ा सा रुक गया था। उसके बाद शादी हुई, और शादी के बाद जैसे मैंने कहा कि पहला बच्चा हुआ और वो 5 दिन में गया। तो बहुत टूट गई थी, और कोई मुझे ना ये नहीं दिख रहा था, मैंने कोई आशा नहीं दिख रही थी मुझे कि मैं और उभर जाऊंगी और कुछ करूंगी। पहला टास्क तो ये था कि मुझे कोई बच्चा होना बहुत ज़रूरी है, और एकदम सुदृढ़ बालक जिसे कहते हैं। वो है मेरी बेटी, अभी 16 साल की है।
और उसके बाद एक प्रश्न मेरे दिमाग में हरदम आता था, मैं चंद्रपुर से बिलोंग करती हूँ, तो हमारा बचपन तो बहुत अच्छा गया, किसी के घर में भी गया है। यहाँ मैंने जब देखा तो पूना और बॉम्बे के बच्चों का बचपना नहीं, ऐसे मुझे बहुत रियलाइज हुआ। तो मुझे लगता था कि वो उनका हक है और उन्हें वो मिलना चाहिए और वो मैंने देना चाहिए अगर मुझ में ये सारी काबिलियत है। देन आई स्टार्टेड गार्गीज फन वर्ल्ड करके मैंने डे केयर शुरू किया, जो मेरे बेटी के नाम से था। तो उसमें मेरा थोड़ा स्वार्थ था कि बेटी के लिए 4 लोग और जमा कर लो और मेरी जो भी क्रिएटिविटी है उनको भेज दे दूं, और ताकि बच्चे ग्रोन अप हो जाए। नहीं पता था कि उसका कोई ऐसा बीज बोया जाएगा और होगा। तो तब मेरी ज़रूरत थी तो मैंने स्पेशल बच्चे भी लिए। अच्छा, स्पेशल्स माने क्या ये मुझे नहीं पता था। अगर कोई वो कहता है कि आइडेंटिफाई करो तो मैं नहीं कह सकती थी। तो लेकिन एक ये हुआ कि बच्चों में बहुत बदलाव आने लगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगे। तो बहुत स्पेशल बच्चों की माँ मुझसे जुड़ती गई और मेरी ज़रूरत थी खैर, लेकिन उसके बाद वो ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि मैं जब भी वो माँओं को देखती थी तो मुझे लगता था कि वो मैम मैं हूँ और वो बच्चा मेरा है। वो हद में रियलाइज़ करती थी। मेरा बहुत नाम हो चुका था, गार्गीज फन वर्ल्ड बहुत अच्छा डे केयर है और फेम मिला था, पैसे मिल रहे थे सब। एक इंसिडेंस ऐसे हुआ कि मेरा दिमाग बहुत तकलीफ दे रहा था कि मन या बुद्धि। मन कह रहा था कि अच्छे खासे पैसे मिल रहे, सब अच्छा चल रहा है, क्यों सब स्पेशल बच्चों के लिए करना चाहती हूँ। मेरी बुद्धि कहती थी कि बहुत सिंपल सा काम है, अगर मेरे पास अगर ऐसा बच्चा होता तो मैं भी किसी के सामने गिड़गिड़ाती ना कि मेरे बच्चे के लिए तुम, तो क्यों हर वक्त माँ ही सब करती है, माँ को ही कोसना होता है, माँ को ही दुख होता है। तो ये बात मुझे बहुत खाई और मैं जब ये कन्फ्यूजन में थी तो एक इंसिडेंस मेरे सामने घटा। मेरा एक लड़का था जो आज भी है, वो डेड बॉडी की तरह आता था मेरे और डेड बॉडी की तरह जाता था। 18 गोलियां हम उसको देते थे, ऐसे भिगो के रखते थे 18 कटोरी में। अच्छा। 10 तो गोलियां मैं देती थी और बाकायदा वो लड़का ऐसा था, कर्वेचर था, उसकी एक भी गोली अगर जाती है तो वो ऐसे गोल होता था, माने उसका सर पीछे टायर की जैसा गोल, टायर जैसा गोल हो जाएगा। तो बहुत डिफिकल्ट था, बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन पता नहीं मुझे हरदम लगता था कि एक माँ अकेली उस बच्चे को संभालती है, हम तो इतना स्टाफ मिलके संभाले तो अपनी भी ड्यूटी है। तो मुझे पता चला कि उसकी माँ 3-3 घंटे भगवान के सामने बैठती है। मुझे इतना गुस्सा आया था कि वो बोलने के लिए मैं घर गई थी उससे झगड़ने के लिए। अच्छा। और मैंने उसकी माँ को कहा कि ऐसे 3-3 घंटे भगवान के सामने बैठकर थोड़ी ना बच्चे दुरुस्त होते, तुम तो थेरेपी करो। उसने बहुत सिंपल से कह दिया था कि प्राजक्ता, बच्चा दुरुस्त होने के लिए नहीं कह रही हूँ। अच्छा। मेरा बच्चा जल्दी मर जाए इसलिए मैं मृत्युंजय जप करती हूँ। ओह माय गॉड। मुझे लगता है कि इतना बुरा इंसिडेंट जिंदगी में कहीं हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने वो माएँ देखी है जिनको बच्चे नहीं है, तब भी कोस रहे, सारी दुनिया कोस रही है। वो भी माँ देखी है मैंने जिसके ऐसे बच्चे हैं। वहां से मैं सीढ़ी उतरते मैंने ठान लिया कि बस इन बच्चों के लिए काम करना है, कि मैंने सोच लिया और फिर मैंने खोला प्रा फाउंडेशन। तो दोस्तों, ये स्टोरी तो सुनकर आप सभी भी मोटिवेट हो चुके होंगे। मैं प्राजक्ता जी के बारे में बताना चाहूँगा कि उन्होंने 300 से भी ज़्यादा उनको प्राइजेस मिले हैं और बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे काम में वो जुड़ी हुई है। तो मैडम मुझे एक बात बताइए कि जब भी हम कोई काम करते हैं, मतलब मुझे लगता है कि जो इस दुनिया में हर एक बंदा जो आया है वो एक हैप्पीनेस पाने के लिए आया है। हम लोग पिक्चर देखते हैं, गाना गाते हैं, खाना खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो वी नीड हैप्पीनेस एंड देन दैट ओनली मोटिवेट्स अस टू लिव एंड मोर लिव। लेकिन ऐसा डिफ़िकल्ट काम आप करते हैं, मतलब मुझे लगता है कि अगर कोई बंदा 5 मिनट के लिए हमें थोड़ा इरिटेट भी कर देता है तो भी हम उससे उठ के चले जाते हैं, लेकिन आप इन स्पेशल बच्चों के साथ में कैसे रहती है और आपको क्या मोटिवेट करता है कि जिससे आप ये काम कंटिन्यूअसली कर रही है? मैंने जैसे कहा था कि मेरे लिए सेंट्रल आइडिया है वो माँ। तो सबसे अहम बात ये है कि मैं उस माँ को खुश देखना चाहती हूँ। मैंने जैसे कहा कि उसको भी भगवान ने जीने का अधिकार दिया, लेकिन हम इंसान ने उसका वो अधिकार ले लिया जबकि हमको कोई अधिकार नहीं। अपनी सांसें बेच देती है, अपनी खुशियाँ बेच देती है, और मुझे लगता है कि उसके हंसने का या खुशी का एक ही कारण हो सकता है कि उसका बच्चा खुश है। वो कभी भी ऐसे तोलती नहीं कि मैंने इतने सांसें गवाई है तो उसका ऐसा रिजल्ट।
तो एक इंसिडेंस बताती हूँ। मेरी एक बच्ची है सीपी, वो घुस घुस के चलती थी, और मेरे यहाँ तो मैं कोई थेरेपी करवाती नहीं हूँ, मेरा कोई एजुकेशन भी इसमें हुआ नहीं, बस बहुत दिल से मैं कहती हूँ कि बिकॉज ऑफ ओनली द प्योर लव दे आर सर्वाइविंग एज अ नॉर्मल चाइल्ड। ऐसे काफ़ी छोटे बच्चे मेरे यहाँ थे, करीबन 40-50, उसमें से काफ़ी बच्चे स्कूल में जा रहे। ओके। और बाद में बड़े होने के बाद वो मेरे यहाँ आ रहे। तो एक इंसिडेंस हमको बताती हूँ कि एक बच्ची, वो वीडियो भी शायद होगा तो दिखाऊंगी आपको। अच्छा। वो बच्ची घुस घुस कर चलती थी, तो कभी कभी वो एक पैर डालती थी, दूसरा पैर डालती थी। वो सीपी बच्ची है, सेरेब्रल पाल्सी, जो बच्चे चल नहीं पाते। वो बच्ची आज बहुत अच्छे से चल रही है। जिस दिन वो बच्ची चली, उस दिन मैंने उसको माँ को फ़ोन किया, मैं रिक्शे में थी, तो वहाँ से उसकी माँ रो रही थी, यहाँ से मैं रो रही थी। Great. हम दोनों सुन्न थे, लेकिन मुझे लगता है इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। मुझे लगता है कि जब हमें एक बार आदत पड़ जाती है कि लोगों के खुशी में अपनी खुशी देखने की, और जब हमको बड़ी खुशी चाहिए होती है तो बहुत बड़ा काम करना पड़ता है, बहुत दिन तक काम करना पड़ता है, और उसके बाद ही आपको बड़ी खुशी मिल सकती है। प्रोजेक्ट, मुझे ये लगता है कि काफ़ी हम लोग सीख रहे हैं और फील कर रहे हैं इस सारे इंटरव्यू से। मैं पर्सनली बहुत फील कर रहा हूँ। एक चीज़ मुझे आपको पूछनी है कि अगर ऐसे लोगों के साथ में, मतलब जो स्पेशल बच्चे जो होते हैं, या जो भी ऐसे लोग होते हैं जो स्पेशल बच्चे होते हैं, उनके साथ में डील कैसे करें हम लोग? ये बहुत क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि कई बार ऐसे होता है ना कि यार मैं उनसे क्या बात करूँ, या उनको कैसे हेल्प करूँ, या व्हाटएवर। तो एज अ सोसाइटी के लिए आप कैसे, क्या मैसेज पास ऑन करना चाहेगी कि इन बच्चों के साथ में जब अगर हम लोग एक्विटेंस हो जाए, उनके बच्चों से मिले, उनके माँ बाप से मिले, तो हम लोग कैसे बिहेव रहना चाहिए? तो इसका थोड़ा एजुकेशन मुझे लगता है ज़रूर है। मैंने जैसे कहा है कि इन बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं से क्यों है, हमारे साथ कोई बात कर रहा है नहीं कर रहा है, इग्नोरेंस है, वो समझ में नहीं आता। सोसाइटी को मैं एक बहुत अहम बात बताना चाहती हूँ कि बच्चों से ज़्यादा उसकी माँ को अहमियत दो। उस माँ को ये समझाओ कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये इतना सा सेंटेंस ना बहुत मायने रखता है। वो मराठी में ना भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी है, उसमें बहुत बहुत गहरा अर्थ है। तो जब उस माँ को लगता है कि मेरे साथ मेरा दुख बटोरने के लिए कोई लोग है, तो उसका ढाढ़स और बढ़ जाता है, वो बहुत खुशी से काम करती है। सिंपल सी बात है, कभी उस माँ को ज़रूरत पड़ती है तो उनके बच्चों को संभालो। संभालो माने बहुत डिफ़िकल्ट है संभालना, जब मैं कह रही हूँ, लेकिन अगर आपको लगता भी है तो बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये हो सकता है ना कि उनसे बातें करो। खैर इसमें बहुत सारी कैटेगरीज है, सारे बच्चे बातें नहीं कर सकते, लेकिन सारे बच्चे आपको फील कर सकते हैं। आपका हंसना वो समझ पाते कि हमसे हंस रहे हैं, हमारे लिए हंस रहे हैं। जैसे मैं मेरी उनको समझो, ये बहुत डिफिकल्ट है, आप 2 मिनट में जाके समझ नहीं सकते हो, लेकिन आप उनके पेरेंट्स को, उनके घर वालों को वो मोरल दो कि हम लोग हैं ना, कोई भी ज़रूरत होती तो ज़रूरतमंद उनकी पॉटी धोना नहीं, लेकिन उनके डायपर तो आप ला सकते हो। उनको प्रॉपर जाके खुद से खिलाना नहीं, उनके लिए खाना तो बना सकते हो। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो शायद कोई किताब नहीं बताएगी, लेकिन ये 14, मुझे लगता है कि हमको आंखें दी है, कान दिया है, सांसें दी है, हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। से मुझे बहुत बार लगता है कि खुली आंखों से देखो, दुनिया बहुत सुंदर है। अगर कहीं ऐसे दिखती है जो थोड़ी सी आधी अधूरी है, आप सुंदर बनाओ। सही है। आप अच्छा मुंह दिया है तो अच्छी बातें करो। आप किसी के पीठ पर हाथ रख के कहो कि हम तुम्हारे साथ हैं। देखो कोई डिपेंड नहीं है, कोई माँ कोई पेरेंट किसी पे डिपेंड नहीं है। इनफैक्ट मैं तो हर पेरेंट को बताती हूँ कि आपके बाद आपके बच्चे को आपका बेटा या आपकी बहू क्यों संभाले। नहीं, मैं अवेयर करती हूँ उनको कि नहीं, आप अपने बच्चे को ऐसे सेफर हैंड में दो कि ताकि आप शांति से मर पाओ। तो मुझे लगता है कि प्राजक्ता दी जी ने बहुत सटीक तरीके से बताया कि अगर ऐसे बच्चे, ऐसे लोग हमारे आजू बाजू में है तो उनको पहले समझो, उनको पहले जानो। शायद वो बातें नहीं करेंगे, लेकिन उनका हाथ तो आप हाथ में ले सकते हैं। शायद उनके लिए हम कुछ छोटा मोटा काम तो कर सकते हैं, उनको कोई पसंदीदा चीज़ हो सकती है वो उनको दे सकते हैं। और अगर हम लोग हमारे अप्रोच में भी चेंज करेंगे तो मुझे लगता है कि दुनिया चेंज होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। एक सवाल मेरे मन में ये है प्राजक्ता जी कि आपका जो ये फाउंडेशन जो है, मतलब फाइनेंशियल हेल्प के लिए तो मैं अपील सभी से करूँगा ही, लेकिन अदर देन फाइनेंशियल हेल्प हम कैसे, किस तरह से आपके फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं, या क्या हेल्प हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल, फाइनेंशियल तो बहुत ज़रूरत है। उसका एक रीज़न बताती हूँ। अभी कोरोना के वक्त जिनके बच्चों के माँ बाप गए हैं उनसे हम 1 रुपया भी नहीं लेते। कोरोना के वक्त शायद पूरे महाराष्ट्र में, भारत की भी बात होगी लेकिन मैं महाराष्ट्र कहती हूँ, पूरे कोरोना में सिर्फ हमारा एक सेंटर चालू था।
अच्छा। तो मेरा कहना ये था कि जिन बच्चों के लिए मैंने ये शुरू किया है और इतने क्रिटिकल वक्त में अगर बच्चों के लिए हम काम नहीं करते तो हमारा काम नहीं है, फिर वो शो ऑफ हो गया। तो जैसे आपने कहा कि फिनेंशियल हेल्प की बात है तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन बच्चों से पैसे नहीं लिए जाते बहुत बार। मुझे लोग बेवकूफ़ समझते लिटरली, ये चैरिटेबल नहीं है, जबकि मैं बाकायदा मेरी फ़ीस स्ट्रक्चर है, फ़ीस सबको बताती हूँ, बस आती नहीं है। तो मुझे हरदम लगता है कि मुझे पता है बिना पैसों से काम कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स फीस नहीं देते तो ये इनका पाप है, शायद वो उनके झोली में जाता है, लेकिन ये पैसों की वजह से बच्चों का आना रुके नहीं। ये मैं दिल से चाहती हूँ, मुझे पता है ये गलत है, सब पता है, दुनियादारी देख चुकी है, लेकिन मुझे हरदम लगता है तो वो तो एक हेल्प हमको लगती है, लेकिन हमको कंपलसरी लगता है वो डायपर और अनाज। अच्छा। तो बहुत बार लोगों को इच्छा होती है लेकिन कहाँ दे पता नहीं होता है। बहुत बार लोगों को इच्छा होती है कि हम डोनेट करें, लेकिन उनको 500 रुपये देने में बहुत हिचकिचाहट होती है, उनको लगता है अगर 5000 दो तो लोग बहुत वाह करेंगे। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है आप साबुन की टिकियाँ भी अगर मुझे लाकर देते हो तब भी वो आपका भाव बहुत अच्छा है। और जब भी कोई अनाज लाता है तो मैं सबको कहती हूँ कि आप मेरे सेंटर में आइए, अगर आपके दिल तक वो बात जाती है तो ही आप मुझे दीजिए, क्योंकि वो जो मैं खाना बच्चों को खिलाती हूँ उसमें आपका भाव भी सद हेतु से ही होना चाहिए। अगर आप गलत चीज़ देते हो, मैंने बहुत बार ऐसे होता है कि लोग हमारे पास बोरे लाकर देते हैं और वो कंट्रोल वाला गेहूँ होता है। मुझे इस बात का बहुत दुख है, अगर कोई सुन रहा होगा तो मैं बताऊंगी आप इतना सा दो लेकिन अच्छा दो। ये मेरे बच्चे गए बीते नहीं हैं, ये इग्नोर करने वाले लोग नहीं हैं, ये भी जीना चाहते हैं, तो उनको हम खुशी से अगर और अच्छे से अच्छा बिल्कुल। तो बहुत सी छोटी छोटी बात है, जैसे अभी हैंड वॉश लगता था, फिनाइल लगता है, तो मेरे बच्चों को जैसे बता दिया कि हर वक्त हाथ धोना है, तो इतनी आदत होगी कि दिन भर हाथ धो रहे खच खच। एक दिन में एक बॉटल, एक दिन में नहीं, एक वक्त पे खत्म हो रहा है, तो मैंने थोड़ी आइडिया की उसमें पानी डाला। तो एक बच्चा मेरे पास आया, उसने पूरा बॉटल खोला, बेसिन में डाल दिया, कहते कि खराब आया है इस बार का हैंड वॉश आप। और टिकिया भी ऐसे घिसते हैं, जो लास्ट नहाता है तो उसके पहले वाला बताते ए पूरा घिस के आना। उनको लगता है कि सारी टिकिया घिसो मीन्स आज का नहाना हो गया। क्या बताऊं उनको, क्या डांटो इन बच्चों को। मुझे लगता है कि आप टिकिया भी देते हो, फिनाइल भी देते हो, तो हमारे लिए तो बहुत बेनिफिशियरी है ये। हम लोग अनाज भी लेते हैं, हम लोग इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग कपड़े लेते हैं, हम लोग कपड़ों का डोनेशन लेते हैं, रद्दी पेपर लेते हैं, हम लोग ई गार्बेज लेते हैं, चप्पल जूते सारी चीज़ें लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको लगती है। और सबसे मेन बात कि आपका कंट्रीब्यूशन, आप भी रास्ते से जाते हो तो कहीं झांक कर देखो ये बच्चे हैं, उनसे बातें करो, उनको मिलने आओ, उनके बर्थडेज मनाओ, उनको कभी खाना खिलाओ। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली भी कर सकते हो। हमारे अनाज लगता है, पिक्चर जाना है मुझे तो कभी पिक्चरों को पिक्चर ले जाओ। आप ले नहीं जा सकते तो टिकट निकाल कर दो, टिकट नहीं निकाल सकते तो ट्रैवलिंग का खर्चा करो, कुछ भी आप कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि अगर आपको जुड़ना है तो किसी भी तरह से जुड़ सकते हैं। हमारे पास तो काफ़ी सारे डिस्काउंट के वाउचर्स होते हैं, बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उनके क्रेडिट कार्ड पे भी मूवीज़ के वाउचर्स होते हैं, तो शायद अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। नहीं, मैं तो ये कहती हूँ वो वाउचर छोड़ो, कभी दिल बड़ा करके, क्योंकि 200 रुपए का पॉपकॉर्न खाने के लिए बच्चे लेकर जाते हो, तो कभी दिल बड़ा करो, इन बच्चों को ले जाओ और इन बच्चों के साथ में एक बार जरूर जुड़िए। ट्रेजर पार्क के पास इनका पूरा फाउंडेशन है, उसका एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि कोई भी एंगल हो सकता है कि आपको जुड़ना है तो ये आप जरूर प्रा फाउंडेशन से और प्राजक्ता जी से जुड़िए, बिल्कुल आप बहुत सीखेंगे, क्योंकि जो वैल्यू इनके साथ जुड़ने से होगी वो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं और मिलेगी। एक आखिरी सवाल इस इंटरव्यू का कि मैम, ये जो इंटरव्यू जितने भी लोग देख रहे हैं तो एज अ ह्यूमन बीइंग आप एक क्या संदेश उनको देना चाहेंगे? मेरी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आंखें खोलो, अच्छा सुनो और अच्छा करने की कोशिश करो। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, हमें समझता ही नहीं है कि हमने कितना पैसा बटोरना है, कहाँ रुकना है। तो कहीं तो रुको और कहीं तो दूसरा रास्ता पकड़ के चलो। अगर वैसा होता है तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमारे माइंडसेट अगर बदल जाते तो हमको प्रॉब्लम लगते नहीं। और आज जैसे मैं कहती हूँ कि हर्डल्स तो काफ़ी आए हैं,
क्या कहते हैं ना कि जैसे बाढ़ आई है मेरे यहाँ, तो 12 साल का पूरा मेरा सब चला गया था। पिछले 2 साल में बाढ़ आई थी, ये तो अलग बात, लेकिन लोगों ने भी बहुत तंग किया। पुलिस केस हुआ है, फिर क्या बोलते हैं ना, अंडे डाल के रखे हैं, वो काली पुतलियाँ डाल के रखी है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, अभी मुझे किस चीज़ का डर ही नहीं लगता है। मुझे लगता है कि काम में अगर अच्छा कर रही है तो भगवान भी देखे, और एक दिन भगवान कहे कि मैं हार गया हूँ, तू जीत गई है, और उस दिन की राह देख रही हूँ। और सबसे ऐलान करना चाहती हूँ, मेरा बहुत बड़ा सपना है। मेरा सपना ये है कि दुनिया का खूबसूरत सेंटर में बनाऊँ इन बच्चों के लिए। अच्छा। हम लोग ना कोई भी चीज़ देखने अमेरिका जाते कि वहाँ का इनोवेशन लेकर आते, जबकि वो यहाँ का होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ना हो। मैंने दुनिया का इतना खूबसूरत सेंटर मुझे बनाना है कि इन माओं को नहीं, मेरे भारत देश को कभी ये ना लगे कि डिसेबल बच्चों की डिसेबिलिटी ये एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। तो विश करती हूँ कि जब तक जिंदा हूँ तब तक मैंने बनाना है। मुझे अगले जन्म का नहीं पता, इसी जन्म में मुझे बनाना है, और उसके लिए मैं काम करती हूँ। और अगर आप लोग मुझसे जुड़ जाते हैं तो शायद ये काम मेरा हल्का होगा और जल्दी भी होगा। और ये जो बच्चे थोड़े से खुश है ना, तो ये बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। ग्रेट। आपके घर में स्पेशल बच्चा हो, आपके आजू बाजू में ऐसे बच्चे हो, और आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका फ्रस्ट्रेशन सुनने के लिए कोई है नहीं। तो प्राजक्ता बिल्कुल है, आप कभी भी आइए। इन माओं के लिए मैं एक मराठी में मैंने स्लोगन डाला है, मनाचं वान प्रस्थाष्टम। मैं उन माओं को कहती हूँ कि अभी डिटैच होना शुरू कर दो, क्योंकि आप जितनी अटैच होती हो, आपके जाने के बाद ये बच्चे क्या करे, किसके लिए जिए, क्यों उठे, ये सारे प्रश्न होंगे। तो आप कोई ज़्यादती नहीं कर रही उन पे, तो आप डिटैच होना शुरू करिए। और डिटैच कैसे होना है उसके लिए पक्का मेरे पास आइएगा, मैं आपको गाइडलाइन दूंगी। और अगर छोटे बच्चे आपके घर में हैं तो उनका गोल कैसे सेट करना है, ये भी उसके लिए आप आइएगा। इसके कोई चार्जेस नहीं है, मैं दिल से करती हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स को गाइडलाइन नहीं मिलती है। पहली बात तो उनका एक्सेप्टेंस नहीं होता है, इसमें बच्चा 8-10 साल के हो जाते, प्रॉपर डॉक्टर नहीं मिलते हैं, डॉक्टर बहुत बार मिसगाइड होता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, और सोसाइटी का एक्सेप्टेंस नहीं है, वो भी सारी चीज़ें होती है। तो मुझे लगता है कि इन बच्चों को बहुत अच्छे से जीवन देने के लिए आप एक अच्छा क्या बोलते हैं ना, गाइडेंस ले सकते हो। तो अगर आप मेरे यहाँ आते हो तो बिल्कुल ये गाइडेंस आपको 100% मिलेगा, कभी भी आइए। मुझे लगता है कि दोस्तों, हम लोग बहुत छोटी छोटी बातों से डिप्रेस हो जाते हैं, हमें कुछ सूझता नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक बार प्राजक्ता जी के सेंटर पर जाइए, उन बच्चों को देखिए, और उन बच्चों को देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको ज़रूर ये लगेगा कि भगवान आप पर ज़्यादा मेहरबान है उन बच्चों के से भी। तो इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं, आपको अनसक्सेसफुलनेस है, तो ज़रूर कीजिए, और आप अपने आप पर ज़रूर प्राउड फील करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसी छोटी छोटी बातों से ही शायद इन बच्चों का भी भविष्य, और इनका जो ये बच्चों का भविष्य और अपने देश का भविष्य बहुत अच्छे से बन सकता है। तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि आपने इंटरव्यू से बहुत सारी बातें जानी है। तो कोई भी एक बात इसके ऊपर आप अमल ज़रूर कीजिए, और वो कौन सी बात आप अमल करने वाले हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ये इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और प्राजक्ता जी, आपका यहाँ पर आने के लिए और इतना बढ़िया इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से भी गुजारिश है कि इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेके जाइए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मच